एक डिलेड मैरिज का भी सिस्टम बहुत हो गया है कि हाँ। पहले एम्पावर्ड तो हैं बट थोड़ा सा और सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए उसके बाद ही वी विल थिंक टू हाउ मच दिस इज अफेक्टिंग इनफर्टिलिटी। साथ-साथ में हमको फैमिली लाइफ़ को इग्नोर नहीं करना है। वहाँ हम गड़बड़ कर जाते हैं। मैं पूछती हूँ लड़कियों से, बोले अभी पहले हम है ना ये वाला काम कर लेते हैं, ये वाला। तो मैंने कहा तब तक आपकी जो ओवरीज़ हैं उनमें अंडे बचेंगे ही नहीं, आप इतना टाइम वेस्ट करोगे तो। जहाँ पे हम डिंक की बात करते हैं कि डबल इनकम नो किड पीपल गेट मैरिड एंड दे डोंट कंसीव द चाइल्ड। मैं महीने में एटलीस्ट 1 या 2 यंग लड़कियों के एग्स फ्रीज़ करती हूँ। इसको बोलते प्लांट oocyte क्रायोप्रिजर्वेशन, या फिर हम ये बोल सकते हैं सोशल एग फ्रीजिंग। कि ये उन लोगों के लिए नहीं है जो एक्चुअली कहती है कि हमें तो सिर्फ कमाना है, वी वांट टू गेट फ्री। बट कमाई तो एक अच्छी फैमिली भी एक अपने आप में कमाई है। एक अच्छी फैमिली होना एक बहुत वेरी ट्रू। बड़ा धन है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संध्या चौक से। आज हमारे एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में है एक ऐसी शख्सियत इंदौर की और पूरे सेंट्रल इंडिया की जिनका शायद नाम ही काफ़ी है। नाम है डॉक्टर आशा बख्शी मैम, मदरहुड हॉस्पिटल से। मैडम नमस्कार। नमस्ते। मैडम का नाम इसलिए काफ़ी है क्योंकि बहुत ही जेंटल, एक पॉजिटिव ऑरा, एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी और एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और अब आईवीएफ स्पेशलिस्ट के रूप में मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे मध्य भारत को एक नई दिशा दी है। मैडम वेलकम एट माय पॉडकास्ट। Thank you so much, Sandhya ji. So nice to meet you. And थैंक I've यू। been hearing your podcasts quite a few times, and I really like them. So I would like to congratulate that. थैंक यू मैम, And थैंक्स अ लॉट। it's my honor that I'm with you today. देखा इसीलिए मैम को कितना ऑप्टिमिस्टिक और कितना एम्बियंस मैम का स्ट्रांग है क्योंकि हम जब किसी को ग्रीट करते हैं तो मैडम का ग्रीटिंग्स पहले आता है। तो मैम आपका प्रोफाइल हमने पढ़ा बिफोर योर पॉडकास्ट एंड देयर वाज एन वन क्वेश्चन व्हिच वाज स्ट्राइकिंग कंटिन्यूअसली इन माय माइंड कि यू हैव बीन टू फॉरेन अब्रॉड में आपने काफ़ी साल प्रैक्टिस की, ऑलमोस्ट 10 इयर्स। उसके बाद में ऐसा क्या आपको क्लिक करा कि यू वांटेड टू रिटर्न बैक टू आवर होम? मेरे ख्याल से तो मैं जिस दिन गई उस दिन से ही मैं वापस लौटना चाहती थी, एंड आई वांटेड टू बी वेरी बेस्ट इन माय ओन टाउन. So that was my aim, and then I wanted to bring technology, and I wanted to bring इंदौर का नाम पूरे देश में, क्योंकि मैं जब आई तो एक दिन मैं डॉक्टर साधना देसाई के बाहर के चैम्बर में बाहर बैठी थी, तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ सेटल होने वाली, तो मैंने कहा इंदौर। बोले वेयर इज़ इंदौर? तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो मैंने कहा इंदौर का नाम हमें लाना है, और आई एम वेरी हैप्पी कि आजकल इंदौर तो बहुत चीज़ों के कारण जाना जा रहा है, बट चिकित्सा संकाय में भी इंदौर का बहुत अच्छा नाम चल रहा है। और वी आर हैप्पी कि इंदौर या मध्य प्रदेश में जब हम टॉप नॉच गायनेकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, सीनियर मोस्ट एंड वेरी हम्बल एंड विद वेरी गुड रिजल्ट्स, तो यू आर हियर विद अस टुडे। थैंक यू, थैंक यू। मैम वापस जब आप आए तो आपने कौन-कौन सी कंट्रीज में प्रैक्टिसेस की पहले गायनेक जॉब्स की? देखिए, सबसे पहले तो मैं गल्फ गई, बिकॉज़ आई वाज़ फ्रॉम अ मिडल क्लास फैमिली, सो आई हैड टू अर्न माय मनी सो दैट आई कुड गो टू यूके। तो यूके जाने के लिए फिर वहाँ की फ़ीस वग़ैरह सब भर के एग्ज़ाम्स ली, पास किए, और फिर बाद में ज़्यादातर समय यूके में गुज़ारा। वहाँ की जो एक डिग्री होती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिसको एमआरसीओजी कहते हैं, वो ली। उसके 14 साल बाद मुझे एफआरसीओजी की डिग्री भी मिल गई है। तो इंग्लैंड में मैं बहुत लकी थी कि मैं ऐसी यूनिट में मैंने काम किया जहाँ की इनफर्टिलिटी पे काफ़ी ज़ोर था, और वहाँ उन दिनों में इनफर्टिलिटी शुरू हो रहा था, और उन दिनों में एक और पैरेलल चीज़ शुरू हो रही थी, वो था दूरबीन द्वारा शल्य क्रिया। तो मैं एक्चुअली उस एरा की हूँ जब निःसंतानता की टेक्निक्स आगे डेवलप हो रही थी, और जब एंडोस्कोपी की टेक्निक्स डेवलप हो रही थी, और मेरी इंस्टीट्यूट में यंग कंसल्टेंट्स थे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया, एंड द मोमेंट दे केम टू नो कि मैं वापस इंडिया जाने वाली हूँ, तो उनका उत्साह और अच्छा था। तो मुझे वो हर चीज़ पकड़-पकड़ के सिखाते थे, जी, क्योंकि वहाँ उन लोगों को डर लगता है ये हमारे यहाँ रह के हमारे जॉब्स लेंगे। तो उस हिसाब से जब उन्हें लगा कि ये तो इंडिया जा रही है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और जब मैं इंडिया आई तो मैंने उन लोगों को यहाँ इनवाइट भी किया। दैट्स ग्रेट। तो मैम जब आप यहाँ आए तो एंड यू सॉ 10 इयर्स में आपको डिफरेंसेस दिखे या आपने वो वाला एरा देखा जब प्रिलिमिनरी फेज था इनफर्टिलिटी का? येस। बिकॉज़ वहाँ पे शायद डैमेजेस कहीं न कहीं शुरू हो चुके थे। हुँ। आपने बात की कि लेप्रोस्कोपी
शुरू हो चुकी थी। व्हाट वर द डिफरेंसेस बेसिकली जब हम महिला स्वास्थ्य की आपने बात की, तो ऐसे क्या डिफरेंसेस आपको उस समय के या अभी के हिसाब से भी, जो अब्रॉड में है और भारत की महिलाओं में? देखिए, मैं बात कर रही हूँ 1994 के पहले की, है ना? जी, तो उस वक़्त जब मैं आई, तो एक तो ओवरऑल हेल्थ ऑफ दोज़ वुमेन एंड दीज़ वुमेन वाज़ डिफरेंट। जब मैं ऑपरेट करती थी, तो टिश्यू हैंडलिंग में मुझे लगता था कि अरे! वहाँ कैसे टफ़ टिश्यूज़ होते थे। वहाँ काम करने के लिए आपको रियली हुँ, स्ट्रॉन्ग होना पड़ता या था और यहाँ के डेलिकेट टिश्यूज़ थे। ओके, उसके अलावा क्योंकि मैं लेप्रोस्कोपी करती थी, तो मैंने काफ़ी लेप्रोस्कोपीज़ की। तो उन दिनों में तो आप मानेंगे नहीं कि हर चौथे पेशेंट में टीबी निकलता था। इतना ज़्यादा टीबी और यानी ट्यूबल फैक्टर हमारे यहाँ था। तो बहुत डिफरेंस था, आज भी है, जबकि आज तो ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और हम लोग काफ़ी चीज़ों में उनसे मॉडर्न भी हो गए हैं। मगर वहाँ जो उस ज़माने में पेप स्मीयर करना है, तो आपके पास लेटर, एक पोस्ट कार्ड आ जाता था कि आपका पेप स्मीयर इस तारीख को ड्यू है, आपका ये अपॉइंटमेंट है, प्लीज़ कम एंड गेट योर पेप स्मीयर डन। आपका मेमोग्राफी ड्यू है, तो वो उसके लिए पोस्ट कार्ड आ जाएगा कि आपका मेमोग्राफी ड्यू है। आपके अपॉइंटमेंट्स जाने के पहले पूरे अपॉइंटमेंट्स सेट हो जाते थे। तो ये सिस्टम आज भी हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो पाया, जबकि हम भी अब काफ़ी टेक्नोलॉजी में आगे आ गए हैं। तो प्रोबेबली वो भी है कि उनके पास एक नेशनलाइज्ड हेल्थ सिस्टम है, जहाँ हर चीज़ यूनिफ़ॉर्म होती है और अपने यहाँ छोटे-छोटे सेटअप्स हैं, तो सब अपने-अपने हिसाब से चलते हैं। तो उनके फ़ायदे उन उन्हा वहाँ के भी कुछ फ़ायदे हुँ, हैं, यहाँ के भी कुछ फ़ायदे हैं। वहाँ सर्विसेज़ बहुत मुश्किल से मिलती है। मेरे बेटे को ईयर एक था और मुझे अपॉइंटमेंट 3 दिन बाद मिला, बच्चा तड़फता रहा। जबकि यहाँ तो ईयर एक हुआ, फटाक से डॉक्टर को फ़ोन लगाया, 10 मिनट में डॉक्टर देख लेता है। तो ये हमारे यहाँ के फ़ायदे हैं, तो ऐसा नहीं है, हम भी बहुत, हमारे यहाँ की सर्विसेज़ भी बहुत अच्छी, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। मैम आप ऑलमोस्ट 30-40 इयर्स का एक टर्नओवर देख चुकी येस, हैं। आपकी सेकंड जनरेशन भी अब इसी फील्ड में है, पूरी फैमिली इसी फील्ड में है। तो डिस्पाइट व्हेन वी स्टार्ट अप विथ योर जर्नी, कैसे वर्क लाइफ बैलेंस आपका हो जाता है? मतलब कैसे सारी चीज़ों को ऐसा इट्स नॉट वेरी ईज़ी जब सारे ही डॉक्टर्स एक टेबल पे होते हैं तब भी चीज़ें बड़ी कठिन हो जाती हैं। बट हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आपका पार्टनर, आपके हस्बैंड बहुत या कोऑपरेटिव होने ट्रूली, चाहिए, ट्रूली। एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट दैट आई हैव गॉट अ डॉक्टर अनिल बख्शी जो हैं वो बहुत कोऑपरेट करते हैं एंड ही एनकरेजेस मी। मैं जब भी वो देखते हैं कि ये कहीं-कहीं गड़बड़ जा रही है और इसका मूड नहीं हो रहा, तो ही विल एनकरेज, नहीं टाइम पे पहुँचो, नहीं ये करो, वो करो। तो जब घर में ही इतना एनकरेजमेंट मिलता है और हम दोनों ने मिल के बच्चों को बड़ा किया, ऐसा नहीं कि मैंने ही इक्वली कंट्रीब्यूटेड, तो दैट्स ग्रेट। उसके कारण वर्क लाइफ बैलेंस होता गया और वर्क को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया और बच्चों को भी उनके टाइम से इतना इम्पोर्टेंस दिया। हो सकता है कहीं मेरी त्रुटियाँ भी रही होंगी, जैसे कि मैं बैठ के होमवर्क कभी नहीं कराती थी और उनके प्रोजेक्ट्स कभी नहीं बनाए मैंने। मगर लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है जो भी मैंने किया, शुरू में मेरी गिल्ट फीलिंग थी। हाँ, मगर एक दिन बच्चों ने मुझे बैठ के बताया कि मॉम, स्टॉप फीलिंग गिल्टी नाउ। यू हैव डन वेल एंड वी आर डूइंग वेल। दैट्स सो ग्रेट। व्हाटएवर यू डिड वाज़ गुड। तो मेरे ख्याल से हमको हमारे माहौल में हम जिस तरह से बच्चे को बड़ा कर सकते हैं, करना चाहिए और टाइम तो देना ज़रूरी है। मगर आप थोड़ा-सा निकालो कि इस टाइम पे मैं काम कर रही हूँ, और मैं ज़्यादातर कोशिश क्या करती थी कि जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तब मैं अपने काम पूरे कर लेती थी। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब बच्चा स्कूल से आता है, तब माँ को वहाँ रहना चाहिए। तो बच्चे सबसे पहले, मेरा घर और क्लिनिक साथ में ही था, तो बच्चे जैसे ही स्कूल से आते थे, मुझे मिलते थे, तो मिल के उनका जो भी दुखड़ा सुन लेती थी और फिर वो ऊपर जाते थे। तो मुझे लगता है ये बस एक मेरे लिए बहुत अच्छी तो चीज़ थी। डेफिनेटली ये चीज़ें मेरे लिए भी कहीं न कहीं एक अच्छा मोटिवेशन है। नाउ लेट्स स्पीक अबाउट द मेडिकल साइड मैम। यस। Having a crown of the topmost gynecologist and the first chairperson of so many of the uh, patterns of the gynec association. How do you feel like जब आप रेगुलर ओपीडीज देखती हैं और इतने सालों में रेगुलर कुछ अगर आप समझे 50 ओपीडी भी देखते हैं तो उनमें से क्या कॉमनेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम आपको वुमेन में लगता है? देखिए, अब क्या है कि विद टाइम पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी एज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो मेरी क्लिनिक में तो एवरी थर्ड पर्सन हैज़ गॉट इनफर्टिलिटी, और एज सच भी मुझे लगता है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ती ही बढ़ती जा जा रही रही है। है। ट्रू। तो उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि अवेयरनेस बढ़ी है। लोग पहले इधर उधर जाते थे, शर्माते थे, दे वर नॉट वेरी वोकल
अबाउट दैट प्रॉब्लम, मगर अब आज उनको लगता है ओपन कि अप है। हमें, तो ये इसके लिए मैं मीडिया का भी धन्यवाद दूंगी कि मीडिया ने भी अवेयरनेस बहुत बढ़ाई है और पेशेंट्स टाइम पे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को देख रहे हैं। दूसरा, डिलेड मैरिज, और लोग अपने यहाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कम दे रहे हैं आजकल। उनको लगता है हो जाएगा, बच्चे तो हमारे घर में इतने बच्चे हो जाएंगे। मगर मैं समझाना चाहूँगी कि हर किसी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक रहती है, खास करके विमेन की, जो कि जो रिप्रोडक्टिव स्पैन है वुमन का, वो है 13 ईयर्स से लेके समझ लो 48 50 ईयर्स तक। बट मेन जो फर्टिलिटी है वो आई वुड से कि अराउंड 31 तक बढ़ती रहती है। 31 के बाद एक पीक पे आके फिर धीरे से डिक्लाइन होती है। यही फर्टिलिटी जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट है उनकी 35 के बाद डिक्लाइन होती है। तो हमारी विमेन की एजिंग थोड़ी सी फास्टर है। तो वो भी एक कारण है कि ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है और उन्होंने टाइम पे प्रेगनेंसी प्लान नहीं की है, अब उनको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आना पड़ रहा है। दूसरा, हमारा ओवरऑल भी मेरे ख्याल से नरिशमेंट जो है वो कमज़ोर है, उसके कारण इनफर्टिलिटी, इन्फेक्शंस खास करके ट्यूबरक्लोसिस, ये इम्पॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक कंडीशन होती है जिसमें कि यूट्रस के बाहर के टिश्यूज़ हार्मोन सेंसिटिव हो जाते हैं और उसके कारण ओवरी में सिस्ट हो जाते हैं, चिपकाहट हो जाती है, ट्यूब्स भी कभी-कभी फंक्शनिंग बराबर ब्लॉक नहीं करती है, तो उसके कारण प्रेगनेंसी नहीं होती है। मेल इनफर्टिलिटी आजकल बहुत बड़ा कॉमन। कारण है, ऑलमोस्ट आई वुड से कि 40% इनफर्टिलिटी मेल फैक्टर के कारण हो रही है। बढ़ता हुआ प्रदूषण, स्मोकिंग, बैड हैबिट्स, तो ये सब चीज़ें भी प्रेगनेंसी नहीं होने दे रही एंड है। नो डाउट हाउ ऑफन यू फील लाइक कि मेल यूजुअली नॉर्मली बच्चा नहीं हो रहा है तो ओनली द फीमेल इट इज द वर्स्ट कैटेगरी विच इज ट्रीटेड ऑफ। हुँ। एंड कितने परसेंटेज ऑफ मेल्स आज की तारीख में आप देखती हैं जब पीपल आर थिंकिंग कि इनफर्टिलिटी इज एंड वेरी वोकल थिंग या पीपल आर गेटिंग ओपन अप, हाँ। दे स्पीक अप, तो कितने इजीली 10 में से कितने पेशेंट्स स्पर्म एनालिसिस के लिए रेडी हो जाते हैं इंस्टेंटली? नहीं, सीमेन एनालिसिस लास्ट करवाते हैं। लोग सब है ना, ये इसकी जाँचें कर लो, वो कर लो, ये कर लो। फिर मैं बोलती हूँ मैं तब तक आगे बढ़ूँगी नहीं जब तक कि सीमेन एनालिसिस नहीं होगा। मुझे पता है आप नॉर्मल हैं, मगर अपन करा लेस लेते हैं। हैबिट या। तो हेजिटेशन तो है, मगर फिर भी अब समझ में आ रहा है। और अभी ओवरऑल आप देखो एटलीस्ट एजुकेटेड लॉट में, तो मेन विमेन अब थोड़े से काफ़ी इक्विवोकल हो गए। मगर फिर भी थोड़ा-सा हेजिटेंसी रहती है सीमेन एनालिसिस देने में। और एक ये भी कारण है कि जहाँ हमारे यहाँ सीमेन एनालिसिस करा जाता है, तो हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधा है, मगर मैन को वो जो अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो सीमेन एनालिसिस देने में थोड़ा-सा हिचक हिचक होती भी है। होती है। तो बिल्कुल। दैट कुड बी, एंड समटाइम्स इट इज़ जस्ट हम थोड़े से रूढ़िवादी तो हैं, मगर है थोड़ी-सी हेजिटेशन तो है। है। और मैम अभी बातों-बातों में आपने एक वर्ड लिया एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस तो एक प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी का, बट क्या ये शादी से पहले भी यंग लड़कियों में भी हो सकता है? एक्चुअली इसमें मेन प्रॉब्लम होती पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, है ना? ओके। और उसके बाद जब बढ़ जाता है तो ऐसे भी पेन होता रहता है। तो जब पीरियड्स में पेन होता है यंग लड़कियों में, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। उन्हें टाइम पे डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएँ, और यदि एंडोमेट्रियोसिस है तो उसका टाइम पे ट्रीटमेंट करें। वो जड़ से तो नहीं खत्म होता है, मगर कंट्रोल हो जाता है। अच्छी लाइफ़स्टाइल, एंडोमेट्रियोसिस को भी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है हाई फाइबर डाइट लेने से, खूब एक्सरसाइज करने से, अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखने से, मगर फिर भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो टाइम पे सब एक्शन लिया जाए तो काफ़ी डैमेज रोका जा सकता है। बिकॉज़ नॉर्मली तो एक है कि मुझे पेन होता है तो मेरी हाँ, माँ को भी होता था या टेक सम टैबलेट्स। या और यहीं पे अगर हम शादी से पहले की लड़कियों की बात करते हैं तो एक डिलेड मैरिज का भी सिस्टम बहुत हो गया है कि हाँ। पहले एम्पावर्ड तो हैं बट थोड़ा-सा और सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए उसके बाद ही वी विल थिंक टू गेट मैरिड। हाउ मच दिस इज़ अफेक्टिंग इनफर्टिलिटी? तो यही मैं वर्क लाइफ बैलेंस का समझा रही हूँ कि ठीक है, हमारा करियर भी बढ़ना चाहिए, बट साथ साथ में हमको फैमिली लाइफ को इग्नोर नहीं करना है। वहाँ हम गड़बड़ कर जाते हैं। मैं पूछती हूँ लड़कियों से, तो बोले अभी पहले हम है ना ये वाला काम कर लेते हैं, ये वाला। तो मैंने कहा तब तक आपकी जो ओवरीज हैं उनमें अंडे बचेंगे ही नहीं, आप इतना टाइम वेस्ट करोगे तो कोशिश करना चाहिए कि हम अपना करियर इस तरह से चुनें कि हमें थोड़ा टाइम हमारी फैमिली के लिए भी मिले, और हम
प्रेगनेंसी भी कर पाएँ, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो उस ट्रेन को सिमरन को सही वक़्त पे पकड़ना है ना? Very true. हाँ, And when the Simran sits in the train also, that even that time they don't plan the baby. हाँ। उसके बारे में आप क्या तो बताएँगे? उसके लिए राइट उसको शाहरुख खान भी मिलना चाहिए। नहीं, नहीं, मीन्स दे गेट मैरिड बट दे डोंट डिलीवर, दे या डोंट प्लान द बेबी। इससे भी क्या सिंगल डबल इनकम नो हाँ, किड, नो एक किड्स हाँ, डिंक करके एक हाँ, थ्योरी अभी काफ़ी ज़्यादा यस, है। यस। अगर हम बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी डिंक के थ्रू, मतलब इन लोगों ने बच्चा ही पैदा नहीं करा और एक समय तक बहुत लेट कंसेप्शन प्लान किया है, तो क्या वुमेन हेल्थ पे इसका लेटर ऑन इफेक्ट आता है? देखिए हाँ, प्रेगनेंसी होना तो अच्छा है, हमारी बॉडी प्रेगनेंसी होने जी, के लिए बनी हुई है, तो उससे कोई हेल्थ पे खराब असर नहीं पड़ता, रादर मैं तो कहती हूँ अच्छा असर पड़ता है। ब्रेस्ट कैंसर होने के कम चांसेस। चांसेस होते हैं, यूट्रस के कैंसर के होने के कम चांसेस होते हैं, फाइब्रॉइड्स भी कम होते हैं जिनको ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो ये तो बात है। मगर जैसे अब कपल सोचता है कि नहीं मुझे लेट करना है प्रेगनेंसी, तो मेरा यंग लड़कियों को ये ज़रूर कहना है कि एटलीस्ट आप शादी होने के बाद एक बार इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए, अपना फर्टिलिटी असेसमेंट करा करना वेरी लीजिए, ट्रू। तो एटलीस्ट हस्बैंड ने अपना सीमन एनालिसिस करा रखा है, ही इज़ अश्योर्ड दैट थिंग्स आर गुड। आपने अपना ओवेरियन रिजर्व दिखवा लिया, आपका एक इंटरनल सोनोग्राफी हो गया जिसमें कि एएमएच वगैरह। ओवरी के एंट्रल फॉलिकल्स कितने वो देख लिया, एएमएच कितना है देख लिया। तो एक मोटे-मोटे तौर पे आपको पता चल जाता है कि हाँ यार, मैं 1-2 साल, 3 साल निकाल सकती हूँ। मगर फिर भी मैं कहूँगी कि आप बिना बात के टाइम ना वेस्ट करें और टाइम पे प्रेगनेंसी प्लान करें। अभी मेरे पास कितनी बार आते हैं, 4 साल हो गए क्यों नहीं, हमको पूरी वर्ल्ड घूमनी थी। अच्छा घूम लिए, अब क्या? बोले अब आप देखिए, तो मैं देखती हूँ ओवरी में एग्स ही नहीं बचे हुए हैं। तो आप वर्ल्ड तो घूमो लेकिन साथ-साथ में बच्चे को लेके घूमो। आजकल तो आप पुश चेयर लेके जाओ बच्चे को और सब जगह आपकी फोल्डिंग आती हैं, आप बच्चे को भी साथ में घुमाओ एंड इट्स रियल फन टू travel along with the kids. I have done that and I really enjoyed this. दैट्स ट्रूली मोटिवेटिंग मैम। आपका हर आंसर इज आई एम गोइंग इनटू ड्रीम्स कि हाँ, आई विल डू दिस नेक्स्ट। यहाँ पे जब वर्ल्ड घूमने की इनकी अपेक्षाएं रहती हैं और काफ़ी सारी इनके माइथोलॉजी, सेल्फ असेस्ड माइथोलॉजी है कि मुझे ये अचीव करना है, उसके बाद ही बच्चे वाला अचीवमेंट पे पहुंचेंगे, जबकि वो फेलियर हो जाता है। इसमें इनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। किस तरह से नॉर्मली पेशेंट्स they revert to you according to their lifestyles, and what are the things which you went to them? देखिए अभी इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा, बढ़ता मोटापा और स्पेशली विमेन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यदि मोटापा होता है तो उसके कारण हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। यदि हमें आजकल पीसीओ नहीं बोलते हैं, आजकल पीएमओएस बोलते हैं, तो उसमें भी अ, वो उस कंडीशन को वर्सन कर देती, इट एड्स ऑन टू इट। तो ये हो गया। इसके अलावा मैन में यदि ओबेसिटी होती, मोटापा होता है, तो उसके भी जो स्पर्म काउंट्स हैं, वो डाउनहिल भी होते हैं और उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है, उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन भी होता है। और आजकल ऐसा भी कहा जा रहा है कि यदि मैन में मोटापा है और बच्चा होता है, तो उसको ऑटिज़्म होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइफ़स्टाइल। आप एक अच्छा वेट मेंटेन करो, हमको एकदम दुबला भी नहीं होना है, बट हमारी अच्छी मसल मास रहनी चाहिए और हमें एक्टिव फ़ील करना चाहिए, हमारा मेटाबॉलिज़्म बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्सरसाइज़ करो, और एक्सरसाइज़ करना कोई महँगी एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी नहीं है। इवन आप अपने डे टू डे कामों में एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। और आजकल नया कॉन्सेप्ट आया नीट यानी कि हम नॉन एक्सरसाइज़ एक्सिलरेटेड हिम थर्मोजेनेसिस करें, यानी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज़्म बिना एक्सरसाइज के हमारे डे टू डे रूटीन में काम कर के ही हम अपने आप को दुबला मैनेज कर करें, सकते स्लिम हैं। रखें। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद हाथ से काम करो, जहाँ पार्किंग थोड़ी दूर करो, वॉक करो, दैट विल रियली हेल्प यू इन मेंटेनिंग द ऑप्टिमम वेट। और स्मोकिंग इज़ अगेन, एक स्मोकिंग अलग चीज़ है जो कि आजकल महिलाओं में ज़्यादा या धूम्रपान ट्रू बढ़ रहा है। ट्रू। आई सी, यानी पहले मैं कभी हिस्ट्री में पूछती नहीं थी, डू यू स्मोक? But these days I do ask, do you smoke? And many a times the girls are coming with it that yes we. तो जो tobacco है, it is really harmful to both men and women. It affects the sperm counts of the man and it does affect the egg quality and overall health of the woman also. और यदि pregnancy में smoking किया जाए
तो बेबी के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। तो प्लीज़ रिस्ट्रिक्ट योर स्मोकिंग, अल्कोहल, ओकेजनल सोशल अल्कोहल, आई से कि ठीक है सोशल ड्रिंकिंग इज़ फाइन, बट कोशिश करें उसको भी लिमिट करने का, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी बिंज ईटिंग चलती है, हेल्थ खराब होती है। तो ओकेजनल इज़ फाइन, बट आई थिंक टू मच ऑफ एवरीथिंग, इवन टू मच ऑफ कैफीन इज़ बैड। यू कैन टेक 1-2 कप्स, दैट्स फाइन, बट एक वो बड़े-बड़े मग्स मग एंड दिन भर वो, तो दैट आल्सो इज़ नॉट राइट। बट हर चीज़ मॉडेस्ट उसमें करें, एन्जॉय करें लाइफ को, यू हैव टू एन्जॉय। मीठा मैं बोलती हूँ कम मत खाओ, मगर थोड़ा बहुत चीटिंग कर सकते हो, खाओ, एन्जॉय, मूड भी ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। और एक स्लीप, हेल्दी स्लीप, अपने को लगता है नहीं हम तो जग-जग के काम करेंगे, मगर एक सर्कैडियन रिदम होती है, जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ हमारे हार्मोन्स चलते हैं। तो यदि हम टाइम पे सोएँगे, टाइम पे जगेंगे, तो हमारी बॉडी की जो सर्कैडियन रिदम है, वो अच्छी चलेगी, तो उससे हमारे हार्मोन्स अच्छे रहेंगे, हमारी एग क्वालिटी अच्छी रहेगी, स्पर्म्स अच्छे रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें अपने डे टू डे उसमें इनकलकेट करना है। मैम, यू हैव बीन इनटू वेरी मच फील्ड ऑफ आईवीएफ सिंस लॉन्ग। इंदौर में, मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में या विदेशों में भी अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे आपके नाम से जाने जा रहे हैं, काफ़ी सारे पेरेंट्स आपको फॉलो करते हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी अब आपको फॉलो कर रही है। इसमें आईवीएफ का एक बहुत मेजर रोल है। कौन से ऐसा पैरामीटर्स हैं जिससे आईवीएफ का सक्सेस रेट हम बोलते हैं कि डिपेंड करता है? या वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज़ ये हर पेशेंट पूछता है या कि मैडम सक्सेस रेट क्या होगा? तो सक्सेस रेट डिपेंड करता है सबसे पहले एज पे। यंगर यू आर, बेटर एग्स वी गेट, बेटर स्पर्म्स वी गेट। सो एज इज़ द मोस्ट बेसिक, हाँ। इम्पोर्टेंट फैक्टर। उसके अलावा हमको एग्स कितने मिलते हैं, तो नेचुरली यंग एज में, लेकिन आजकल यंग एज में भी कम एग्स मिल रहे हैं। तो इफ़ वी गेट गुड नंबर ऑफ एग्स, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर गुड। यदि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, तो उसमें भी एग्स की क्वालिटी ख़राब होती है, तो अच्छी लाइफस्टाइल वगैरह होती है, हमें अच्छे अंडे मिल जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पर्म्स। तो स्पर्म्स भी लाइफस्टाइल पे डिपेंड डिपेंड करते हैं, करता है। मगर यदि हमें अच्छे स्पर्म्स और अच्छे अंडे मिलते हैं, तो नेक्स्ट थिंग इज फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है ना, तो ये एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है, एम्ब्रियो का सेल डिवीजन टाइम पे अच्छा हो रहा है कि नहीं, उसका एक्सपांशन अच्छा हो रहा है कि नहीं, उसमें फ्रेगमेंटेशन तो नहीं है, ये सारे, और उसकी क्वालिटी, तो ये सब चीज़ें यदि अच्छी होती हैं, तो हमको डे 5 पे ब्लास्टोसिस्ट मिलता है। यदि हमें अच्छे ब्लास्टोसिस्ट डे 5 पे मिलते हैं, तो उस पेशेंट की सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट हम लोग कोट करते हैं अराउंड 60%, यदि सब कुछ अच्छा है तो। और यदि आजकल एक और टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो एक टेक्नोलॉजी है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस और टेस्टिंग। तो उसमें हम एम्ब्रियो की बायोप्सी कर लेते हैं और टेस्ट करते हैं कि इसके क्रोमोसोम्स अच्छे हैं कि वो नहीं। फैसिलिटी और यहाँ वो वाला, मदरहुड में है। हाँ, यहाँ भी ओके। है, इंडिया में भी अब सब काफ़ी जगह है। तो वो करके यदि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाए, तो ऑलमोस्ट 70-75% रिजल्ट्स मिलते हैं, यदि ब्लास्टोसिस्ट मिल जाता है अच्छा वाला। मगर अपना लॉ जो है वो हर किसी में पीजीटी अलाउ नहीं करता है। अपना लॉ पीजीटी उन केसेस में अलाउ करता है जहाँ रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेल्योर है, या घड़ी-घड़ी मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या जेनेटिक प्रॉब्लम मदर को, फादर को, या कोई पहले वाले बच्चे को है, तो हम पीजीटी कर सकते हैं। रूटीनली हम पीजीटी नहीं कर सकते। यहाँ पे हम अभी बात करते जा रहे हैं काफ़ी सारे ऐसे इनफर्टिलिटी इश्यूज़ की जो कि फीमेल सेंट्रिक हैं। बार-बार हम अभी देखते हैं कि काफ़ी सारे केसेस ऑफ मेल स्टेरिलिटी भी बढ़ती जा रही है, काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। उसमें कौन-सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मदरहुड में है या फिर कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी ऑप्ट कर सकता है पेशेंट जिसके थ्रू स्पर्म्स के आइडियाज़ या फिर उसके बारे में शोध और किया जा सके? राइट, यानी यदि मेल को प्रॉब्लम है, तो हम लोग जब आईवीएफ करते हैं, तो स्पर्म सॉर्टिंग डिवाइस भी यूज़ करते हैं। उससे बेस्ट एम्ब्रियोज सिलेक्ट कर, बेस्ट स्पर्म्स सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको एग में डालते हैं। उसके अलावा यदि हस्बैंड में बिल्कुल स्पर्म्स नहीं है और कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो हम पीसा की मदद से, पीसा टीसा की मदद से नीडल द्वारा स्पर्म्स निकाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि यदि हस्बैंड के सीमन में स्पर्म्स नहीं, तो वो अपना चाइल्ड खुद के जेनेटिक मटेरियल से फादर नहीं कर सकता है, ही कैन। हम उसमें ज़्यादातर टीसा पीसा में हमें स्पर्म्स मिल जाते हैं।
कभी-कभी क्या होता है कि टेस्टिकुलर फेलियर हो रहा होता है, जिसमें कि टेस्टिस बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, हार्मोन लेवल्स जो एफएसएच लेवल है वो बहुत हाई होता है। तो उसको अभी तक तो माना जाता था कि ऐसे में डोनर सैंपल ही लेना पड़ेगा। तो ऐसे में एक माइक्रो टीसे करके टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि स्पेशल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप से टेस्टिस को देखा जाता है। उसमें से ट्यूब्यूल्स, टेस्टिस में बहुत सारी ट्यूब्यूल्स रहती हैं, तो हर ट्यूब्यूल को पलट-पलट के बाइबल के पेजेस की तरह पलट के देखा जाता है कि कौन-सी ट्यूब्यूल में थोड़े से स्पर्म्स बन रहे हैं। उन ट्यूब्यूल्स को बिल्कुल माइक्रो सिज़र्स से निकाल के फिर जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं उसको हर ट्यूब्यूल को टीज़ करके देखते हैं कि कहीं उसमें स्पर्म्स तो नहीं। दिस इज़ एग्ज़ैक्टली लाइक डिगिंग द गोल्ड। ओके। बहुत मुश्किल काम है, इसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं, मगर उसमें स्पर्म्स मिल जाते हैं, तो हम फिर उसको एग में डालते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है। और हम लोग बहुत फॉर्च्यूनेट है कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला माइक्रो टी6 यहीं पर हुआ है, हम दैट्स लोगों गुड। ने ही करा है, हमारी टीम ने। और कितने ही फादर्स ऐसे हैं जो कि किसी भी हालत में डोनर सैंपल लेना नहीं चाहते हैं, तो उनमें ऑलमोस्ट 40% केसेस में माइक्रो टी से स्पर्म्स मिल जाते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है। मैम आईवीएफ और इक्सी में कैसे डिफरेंशिएट करें जनरली, बिकॉज मी बीइंग अ डॉक्टर आई नो दैट, बट या या जनरल जो हमारे या ऑडियंस हैं वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, व्हाट इज इक्सी, व्हाट इज आईवीएफ? देखिए, एक मोटे तौर पे एक टर्म होता है जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, और टेक्निकल टर्म में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, एआरटी। राइट? अब इसमें सबसे पहला जो वर्ल्ड में हुआ था वो आईवीएफ हुआ था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें एक अंडे के आसपास करीब 1 लाख के आसपास के स्पर्म्स पेट्री डिश में डाल दिए जाते थे और फिर उनको इंक्यूबेटर में रख दिया जाता था, और अगले दिन चेक किया जाता था कि फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये इस टेक्निक को कहते हैं आईवीएफ। इसमें खुद स्पर्म्स अपना रास्ता ढूँढते हैं अंडे के अंदर। तो स्पर्म्स आपस में झगड़ के जो बेस्ट स्पर्म है वो वो अंडे के अंदर चला जाता है। हाँ। सो दिस इज़ सिंपल आईवीएफ। अब क्या होता था कि कुछ स्पर्म्स वीक होते थे और कुछ लोगों में स्पर्म्स कम होते थे। तो एक एग के अंदर एक स्पर्म उठाकर और उसको एग के अंदर प्रवेश करा दो माइक्रो मैनिपुलेशन टेक्निक से, उसको इक्सी इक्सी कहते कहते हैं, हैं। है ना? ओके। तो इक्सी इज़ हम अपनी तरफ से मैन्युअली एक स्पर्म उठा के अंडे के अंदर प्रवेश दैट्स कर रहे मोर हैं। स्पेसिफिक एंड या टारगेटेड। वेरी टारगेटेड। और क्या पाया जाता है कि आईवीएफ में कितनी बार स्पर्म्स फर्टिलाइज ही नहीं नहीं कर होते। जाते, तो फेल्ड फर्टिलाइजेशन होता है। तो आजकल ज्यादातर सेंटर्स इक्सी ही कर रहे हैं। हमने बात की कि मेल इनफर्टिलिटी में इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हार्टलेस हो जाते हैं जो कपल्स कि अब एज़ोस्पर्मिया है, स्पर्म ज़ीरो काउंट है, बट स्टिल दे हैव होप्स एट योर सेंटर। इफ यू स्पीक अबाउट फीमेल्स, अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज व्हेन द ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड प्रेगनेंसी के लिए। तो इसमें लेप्रोस्कोपी का कितनी सहायता है और कितने सक्सेस रेट्स बढ़ते हैं इनफर्टिलिटी के? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और स्पेशली आई थिंक हमारी कंट्री में लेप्रोस्कोपी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। हर पेशेंट तो टेस्ट ट्यूब बेबी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो कितनी बार ट्यूब्स ब्लॉक्ड रहती हैं जिसमें कि ट्यूब्स के शुरुआत में कचरा फंस जाता है, तो लेप्रोस्कोपी द्वारा कैन्युलेशन करके उन ट्यूब्स को खोल दिया जाता है। ट्यूब्स के आसपास छोटे छोटे जाले होते हैं, उन जालों को भी लेप्रोस्कोप के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है और ट्यूब को अच्छा बना दिया जा सकता है। इवन हम लोग ट्यूबल स्टरलाइजेशन, किसी की ट्यूब पहले से ब्लॉक करी हुई हो कि नसबंदी का ऑपरेशन हो गया, तो उस ऑपरेशन को भी हम लोग लेप्रोस्कोप द्वारा खोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। यूट्रस के अंदर बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं, वो भी प्रेगनेंसी नहीं होने देते हैं, तो इन फाइब्रॉइड्स को भी हम दूरबीन द्वारा लेप्रोस्कोप से निकाल देते हैं। यूट्रस की कैविटी के अंदर है तो हिस्ट्रोस्कोप से निकाल देते हैं। एंडोमेट्रियोसिस करके जो कंडीशन है जिसके बारे में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया, उसमें हम पूरा एंडोमेट्रियोसिस को क्लियर करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की जो चॉकलेट सिस्ट जिनको कहते हैं उनको क्लियर कर सकते हैं, और इन सब से टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिक कैविटी है वो शांत हो जाती है और
फर्टिलिटी प्रमोट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं फर्टिलिटी एनहांसिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। और किसी की ट्यूब्स में इन्फेक्शन है, तो इवन हम टेस्ट ट्यूब बेबी करेंगे तो वो इन्फेक्शन के कारण इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो उन बड़ी-बड़ी सूजी हुई ट्यूब्स को भी निकाल देते हैं, जिनको हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं, उनको निकाल देते हैं, तो उससे भी फर्टिलिटी प्रमोशन होता है। तो लेप्रोस्कोपी एक बहुत अच्छा टूल है फर्टिलिटी को बढ़ाने में। एट द सेम टाइम हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी करें तो उसके रिजल्ट्स बढ़ाने में भी लेप्रोस्कोपी सपोर्ट और करता है। हिस्ट्रोस्कोपी सहायता करते हैं। छोटे-छोटे पॉलिप होते हैं, उन पॉलिप को निकाल देते हैं, पॉलिप भी प्रेगनेंसी नहीं होने देता, उनको निकालो और प्रेगनेंसी हो जाती है। तो तो दीज़ पॉलिप्स आर एट यूट्रस, यस, तो इन यू नीड यूट्रस की द कैविटी के कैविटी में। अंदर। मैम अभी जैसे हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं और इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, ऐसा इफ़ आई आस्क व्हाट इज़ द हाईएस्ट एज जो आपके यहाँ डिलीवर हुआ है? बिकॉज़ हाँ, काफ़ी सारे वीडियोज़ आजकल चलते हैं, काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे ये सारी चीज़ें चलती हैं कि कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हुई एंड द बेबी वाज़ डिलिवर्ड आफ्टरवर्ड्स। तो ऐसा आपके हॉस्पिटल में कभी कुछ ऐसा हुआ हो? देखिए मैं प्री एआरटी एक्ट की तो बात ही नहीं करूँगी, उसमें तो एज लिमिट नहीं थी, हाँ, तो ट्रू। तब मैं वो वाली बात ही नहीं करूँगी कि किस एज पे मेरे पेशेंट्स प्रेग्नेंट हुए। मगर जब से एआरटी एक्ट आई है, तो हम लोग 50 को एक फाइनल लिमिट लेते हैं, 50 के बियॉन्ड नहीं। तो मेरे पास 43, 45, 46, 49 इयर्स तक के भी पेशेंट्स हैं जो प्रेग्नेंट हुए हैं और डिलीवर हुए हैं, और दे आर वेरी हैप्पी। बट मैं जब भी इन पेशेंट्स को सिलेक्ट करती हूँ तो एक चीज़ ज़रूर देखती हूँ, वो है कि वो मेडिकली फ़िट होना चाहिए। मैं उनसे पूछती हूँ, आप अपने घर के काम दौड़-दौड़ के अच्छी तरह से कर सकती हो? क्या आप मैनेज कर पाओगे बच्चे को? आपके पास इनफ हेल्प है कि नहीं कि इस बच्चे को अपब्रिंगिंग में क्या साथ में होगा? रख और एट द सेम टाइम उनका कार्डियक चेकअप, उनका डायबिटीज़, उनको हाई ब्लड प्रेशर, और उनको वार्न करना पड़ता है कि ये वाली प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, तो आपको फ्रीक्वेंटली चेकअप्स वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब कुछ ज़्यादा होते हैं एल्डरली वुमेन में। तो इन सब चीज़ को यदि वो समझते हैं और फिर प्लान करते हैं, तो यू मे गेट रिजल्ट्स। और यू मे हैव अ वुमन हु इज़ 30 और उसकी हालत ख़राब है, और वो फर्टिल उसको आप प्रेग्नेंट कराने में आपको पसीने आ जाएँगे, और कोई 50 इयर्स की वुमेन होती है जो कि एकदम फिट होती है, तो आपको लगता है कि हाँ, इसको मैं करा सकती हूँ। तो इट दैट्स ऑल ग्रेट। डिपेंड्स ऑन योर fitness, your mindset, and your social setup where you have enough help to help you. सो आई थिंक अगर बिल्कुल स्पर्म काउंट भी ज़ीरो है या एज भी बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ डेवलप हुई जिसमें ज़्यादा एज की माँ को माँ बनना है, तो फिर किस तरह से कर सकते हैं? तो ये सारे सॉल्यूशंस भी वी कैन गेट विद। या क्या होता है कि एल्डरली रहते हैं तो एग्स हमको डोनर एग्स लेने पड़ सकते हैं, और कभी-कभी इसके अलावा एक थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन भी होता है, तो जिसमें यदि किसी वुमन को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और बच्चे नहीं हैं, तो सरोगेसी भी एडवाइस की जाती है। हम लोग करते नहीं हैं, बट एआरटी लॉ अलाउ करता है इंडिया का। पहले बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गई थी, मगर एआरटी लॉ सरोगेसी भी स्पेसिफिक सिचुएशंस में अलाउ करता है। मैम इतने सारे क्वेश्चंस के बाद एक रैपिड फायर राउंड आपके यस, साथ यस, में। यस, माय फर्स्ट ऑलवेज रेडी। क्वेश्चन, एक हेल्थ हैबिट जो हर विमेन को अपनानी चाहिए। Fitness. I think fitness is most important. Good nutrition, exercise, good sleep, and try to remain stress free. Find out your own solution for releasing the stress. प्रेगनेंसी प्लानिंग की एग्जैक्ट एज? प्रेगनेंसी प्लानिंग की एग्जैक्ट एज तो नहीं, लेकिन मैंने एक सर्वे किया था फेसबुक में, और वैसे भी जो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि 21 से 31 एक बहुत अच्छी एज है प्रेगनेंसी प्लानिंग की। मगर आजकल लोग 25 के पहले मानते नहीं, क्योंकि दे हैव टू गो फॉर करियर, एंड करियर इज ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट। सो एटलीस्ट 25 टू 31 तो हमें मान लेनी चाहिए। फर्टिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइफस्टाइल चेंज आपके हिसाब से क्या हो सकता मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि अच्छी हेल्थ होना चाहिए और टाइम पे प्रेगनेंसी प्लान करो, है ना? है? एक संदेश उन कपल्स के लिए जो कई वर्षों से प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट स्ट्रगल अलोन, वी आर देयर टू हेल्प यू। तो जरा भी प्रॉब्लम है तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलो। आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, एंड यू विल डेफिनेटली कंसीव। कोई कारण नहीं कि नहीं कंसीव हो पाएंगे। सो देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, सो प्लीज सीक हेल्प फ्रॉम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मैम एक एज पर माय क्यूरियोसिटी,
जहाँ पे हम डिंक की बात करते हैं कि डबल इनकम नो किड, पीपल गेट मैरिड एंड दे डोंट कंसीव द चाइल्ड, डिस्पाइट देयर आर फ्यू ऑफ द गर्ल्स हु यू नो, हम लोग स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं तो वो कहते हैं हमें तो शादी भी नहीं करना बट वी विल प्रिजर्व आवर एग्स। ऐसा कुछ अभी मौसम चल रहा है, यस। तो व्हाट आर दोज थ्योरीज? मैं महीने में एटलीस्ट 1 या 2 यंग लड़कियों के एग्स फ्रीज़ करती हूँ। इसको बोलते हैं प्लांट oocyte क्रायोप्रिजर्वेशन, या फिर हम ये बोल सकते हैं सोशल एग फ्रीज़िंग। तो इसमें ख़ास करके वो लड़कियाँ जिनको या तो कोई मेजर प्रॉब्लम है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, हमें पता है कि समय के साथ ये अफ़ेक्ट करेगा, और ये बच्ची अभी 20-21 इयर्स की है, अभी इमीडिएटली शादी नहीं कर सकती है। तो ऐसी लड़कियों के हम ओवेरियन स्टिमुलेशन करके एग्स रिट्रीव कर लेते हैं और उनको फ्रीज कर लेते हैं, ताकि बाद में उसको कभी भी ज़रूरत पड़े तो कर सकती है। कितनी ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें कि वो वुमन चाहते हुए भी प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर सकती है, या डिवोर्स हो गया है, उसको अब राइट पर्सन मिलने में भी टाइम है और तब तक उसका टाइम एज चला निकल जाएगा। जाएगी। तो ऐसे में ये यंग लड़कियां काफ़ी आ रही हैं जो अपने एग्स फ्रीज करके जाती हैं। उनको हम काउंसलिंग करते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि आपने एग फ्रीजिंग करा लिया, दैट डजंट गारंटी कि डेफिनेटली यू विल कंसीव, क्योंकि उसके बाद भी वो एग टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में जाएगा। फिट है टेस्ट ट्यूब कि बेबी नहीं? के हाँ। रिजल्ट 60% है, बट स्टिल देर इज सम होप, सो इट इज सॉर्ट ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ इंश्योरेंस, दो इट डज नॉट गारंटी। तो गारंटी तो नहीं है, तो इसलिए बेस्ट तो यही है कि यदि आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के चक्कर नहीं लगाने हैं, तो टाइमली अपना प्लानिंग करो, अपना कैरियर को भी इस तरह से करो कि आपका कैरियर भी चलता रहे, आपकी फैमिली भी चलती रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये उन लोगों के लिए नहीं है जो एक्चुअली कहती है कि हमें तो सिर्फ कमाना है, वी वांट टू गेट फ्री ऑफ ऑल द लायबिलिटीज एंड वी डोंट वांट टू गेट मैरिड, दैट्स व्हाई वी आर प्रिजर्विंग द एग्स। मगर आज हम यंग हैं, हमें लग रहा है कि हमें केवल कमाना है, बट कमाई तो एक अच्छी फैमिली भी एक अपने आप में कमाई है। एक अच्छी फैमिली होना एक बहुत बड़ी वेरी ट्रू। बड़ा धन है। तो और बाद में वो याद आता है कब, जब हम 45 के हो जाते हैं, 50 के होने लगते हैं, तो बेटर है कि यदि थोड़ा-सा भी आप में ऐसा मातृत्व का वो है, आई मीन टू से सम फीलिंग इज़ देयर, देन गो फॉर द थिंग्स इन टाइम रादर देन डिले देम। वन लास्ट क्वेश्चन ऑन एन वेरी अपकमिंग डिजीज एंड वेरी वेरी रेयर नाउअडेज, कैंसर। तो कैंसर अवेयरनेस में मदरहुड का कितना रोल है? हम लोग हर पेशेंट को पेप स्मीयर के लिए, हम हर पेशेंट का बच्चेदानी का मुंह जो होता है सर्विक्स, उसको एग्जामिन करते हैं, पेप स्मीयर करते हैं। इवन इनफर्टिलिटी पेशेंट्स का पेप स्मीयर करते हैं, जो डिलीवरी के बाद भी पेशेंट चेकअप के लिए आती, उसमें भी हम पेप स्मीयर करते हैं। सबकी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी डू द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। जब एल्डरली वुमेन आती तो सबको हम सोनोमेमोग्राफी करने का कहते हैं। और उसके अलावा प्रिवेंशन का एक बहुत अच्छा तरीका है यंग गर्ल्स को कैंसर सर्विक्स का वैक्सीन लगाना। तो कोई भी यंग गर्ल आती है तो हम उनका ज़रूर कैंसर सर्विक्स की काउंसलिंग उनकी मदर को करवाते हैं। और आजकल तो गवर्नमेंट के उसमें भी आ गया है कि 14 इयर्स की लड़कियों को एक सिंगल डोज तो गवर्नमेंट भी फ्री दे रही है। वेरी ट्रू। तो आई थिंक हम सबको इन चीज़ों की अवेयरनेस, और मदरहुड काफ़ी इन चीज़ों में एक्टिव है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशा बख्शी मैम। नो डाउट अ वेरी पॉजिटिव एम्बियंस आई एम फीलिंग, और काफ़ी सकारात्मक रिप्लाईज हैं। इनफैक्ट अभी तक के मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट इज़ विथ यू, बिकॉज कई बार हम पॉडकास्ट इसलिए करते हैं कि हमें पॉडकास्ट करना है या हमें उन लोगों के साथ मिलके हमारे इंटरव्यूज़ को शो करना है, बट कई बार हम पॉडकास्ट ऐसे करते हैं क्योंकि हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, एंड मैम आई एम ऑब्लाइज यू आर वन ऑफ देम। सो आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चंस हुए, काफ़ी सारी इनफर्टिलिटी पे बातें हुई। मदरहुड हॉस्पिटल जो कि है MR9 पे लोटस के पास में इंदौर में, डॉक्टर आशा बख्शी मैम को आप उनके पेजेस पे भी फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो हमारे फ्लायर पे शीघ्र रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू संध्या, लवली, इट वाज रियली थैंक यू नाइस मैम। इंटरेक्टिंग विथ यू।